आपके साथ पल्लवी राजपूत। गृहमंत्री स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। राजद्रोह कानून को औपनिवेशिक काल की देन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर इसे हटाया क्यों नहीं जा रहा। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह देश में आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों की ओर से बनाया गया कानून था। उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह पर औपनिवेशिक काल के दंडात्मक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि उसकी चिंता कानून के दुरुपयोग को लेकर है और उसने केंद्र से सवाल किया कि वह राजद्रोह पर औपनिवेशिक काल के कानून को समाप्त क्यों नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस कानून के बने रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजद्रोह का कानून का मकसद स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था, जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और अन्य को चुप कराने के लिए किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं। उन्होंने प्रावधान की वैधता का बचाव किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पुराने तमाम कानूनों को हटाया जा रहा है, तब इसकी क्या जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में राजद्रोह कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की है। सीजेआई एनवी रमना ने भी विरोध को रोकने के लिए कथित तौर पर जो ये पूरा कानून तैयार किया गया था 1870 में औपनिवेशिक युग के दौरान डाले गए प्रावधान के उपयोग को जारी रखने पर आपत्ति व्यक्त की। इस पर सीपीआईएम नेता प्रकाश करात ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट में सेडिशन लॉ के खिलाफ याचिका की सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि ये आज़ादी की लड़ाई के समय ब्रिटिश हुकूमत ने ये कानून ले आया फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ और आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में एक हमारे नए संविधान है, लेकिन ये कानून ब्रिटिश ज़माने के कानून आज भी हमारे कानून व्यवस्था में कायम है। और हम सब जानते हैं कि आज अगर देखा जाए पूरे देश में सैकड़ों इस तरह के केस, राजद्रोह, सेडिशन का मतलब राजद्रोह के केस लगा के जो लोग कोई भी सरकार की आलोचना करती है, कोई नीति की आलोचना करती है या प्रशासन के कोई कदम पर आलोचना करती है, इन सब के खिलाफ बिना कोई वजह से सेडिशन लॉ इस्तेमाल किया जाता है। 124A इंडियन पीनल कोड में ये वही धारा है जो ब्रिटिश ने अपने समय ले आए थे। तो ये बहुत वाजिब सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि ये लॉ हमारे अभी आधुनिक हमारे देश में संविधान जो है, संविधान के तहत ऐसे कानून कैसे रह सकता है या चल सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में कुछ ऐसे अंतिम निर्णय दे जिससे सेडिशन लॉ या सेडिशन का जो धारा है उसको खत्म किया जाए। नहीं तो ये बार बार दुरुपयोग होगा। जब तक कानून में है ये धारा तो ये हमेशा दुरुपयोग के लिए रास्ता खुलता है। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये अच्छी बात है, हमारे संविधान के तहत जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, फंडामेंटल राइट्स, उसमें आलोचना करने का, अपने राय रखने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब दिया गया है। इसके विपरीत है ये धारा। तो हम समझते हैं कि ये अच्छी बात है। हम स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अहम सवाल को अभी अपने नज़र में ले आया है और हम सब उम्मीद करते हैं कि इसमें वो एक
अच्छा सोशल मीडिया में कोई भी टिप्पणी रखे, उन सब के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये व्यवहार में ये साबित हुआ है कि जब तक ये धारा रहेगा कानून में, इसका इस्तेमाल जरूर दुरुपयोग होगा। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनली इस धारा को खत्म किया जाए। चलिए अब आपको हम कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करेंगे कि जब इस मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सीजेआई की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की गई है। ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सीजेआई ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कानून के बारे में इस विवाद का संबंध है। यह औपनिवेशिक कानून है, यह स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने चुप कराने के लिए किया था। आजादी के 75 साल के बाद भी क्या यह जरूरी है? सरकार कई कानून हटा रही है, मुझे नहीं पता कि वे इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे। सीजेआई ने बात अपनी जारी रखते हुए कहा कि अगर हम इस धारा को लगाने के इतिहास को देखें तो इस धारा की विशाल शक्ति की तुलना एक बढ़ई से की जा सकती है, जिसके पास एक वस्तु बनाने के लिए आ रही है और जो इसका उपयोग एक पेड़ के बजाय पूरे जंगल को काटने के लिए करता है। यही प्रावधान का प्रभाव है। सीजेआई ने आगे स्पष्ट किया कि दुर्भाग्य से निष्पादन एजेंसी और विशेष रूप से अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं। 66A का उदाहरण ले, जिसे हटा दिया गया था लेकिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन प्रावधानों का दुरुपयोग है लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि धारा 124A के तहत शक्तियां इतनी विशाल हैं कि एक पुलिस अधिकारी जो किसी की लाश और जुआ आदि खेलने को लेकर लेता है। ये तमाम बातें कही गई हैं सीजेआई ने और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस पर आगे आने वाले समय में भी गौर करूंगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हालांकि अब नोटिस स्वीकार कर लिया है और सुनवाई की अगली तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी। चलिए इस अहम मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधे मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुजाता पॉल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुई हैं कांग्रेस से। इनके अलावा प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी से लाइव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सुजाता जी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और वाकई में चिंताजनक बात है। आज राजद्रोह को लेकर जो कुछ भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, इस पर बहस पहले भी होनी चाहिए थी लेकिन हम चूक गए। अब आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी और मैं आपसे भी ये बात समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में अभी जरूरत है इस कानून की? जब आया था और ये कब आया था ये मैं आपको पहले बता दूं कि इंडियन पीनल कोड जो है वो 1860 में आया था और जो सेक्शन 124A है उसको इंक्लूड किया गया था उसके बाद 1870 में। और जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चरम पे था तो इसका इस्तेमाल बड़ा गलत तरीके से अंग्रेजों ने किया था। आपको ये भी बता दूं कि अंग्रेजों ने इस कानून का इस्तेमाल किया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाजों को दबाने के लिए। इसका मतलब है कि जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनकी आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा था। मगर यही सेडिशन लॉ उन्होंने जब अपने देश में लागू किया तो उसमें जो पनिशमेंट था वो हमारे वाले जैसा नहीं था। मतलब अपने देश के लोगों के खिलाफ जो उन्होंने कानून उस समय लेके आए, मतलब मैं 1870 की बात कर रही हूँ, तब भी वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं था जैसा उन्होंने हमारे लिए बनाया, क्योंकि हम उनके गुलाम थे। तो वो हमें प्रताड़ित और उत्पीड़ित करना चाहते थे। अब दूसरी बात, उन्होंने अंग्रेजों ने भी इस कानून को 2009 में रिपील कर दिया और ये लागू हो गया 2010 में कि वहां पे कोई सेडिशन का कानून नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। लेकिन भारत में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसका दुरुपयोग तो हो रहा है, लेकिन ये सरकार क्या ये चाहती है कि इसका दुरुपयोग ना हो? पहला जो सवाल है ये होगा, क्योंकि आपको समाधान चाहिए तो सवाल भी तो होना चाहिए ना सामने कि क्यों हमें इसको रिपील कराना है। क्या अपने देश के लोगों के विरुद्ध हम ऐसे कानूनों का इस्तेमाल करें और हरेक को हम राष्ट्रद्रोही बता दें? मगर ये सरकार उसी एजेंडे पे आई है। लेकिन उससे विपरीत अगर मैं कांग्रेस के जमाने की बात करूं, इसका दुरुपयोग कब हुआ था? दुरुपयोग हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे। इमरजेंसी जो है एक काला अध्याय है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्षमा मांग चुकी है और आपको पता है कि इस कानून का अगर दुरुपयोग हुआ था उस काल में तो वो भी उसी में आता है। तो इसका मतलब है कि जिस इमरजेंसी को हर व्यक्ति मानता है कि गलत था,
उस समय जिस कानून का दुरुपयोग हुआ, क्या वो कानून हट नहीं जाना चाहिए? मेरा तो बिल्कुल बिल्कुल। कंटेंशन ये है। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि यूएपीए, जिसको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि कांग्रेस लेके आई, निश्चित तौर पे कांग्रेस लेके आई, मगर 2019 में उन्होंने जो अमेंडमेंट उसमें भी किया है, उसको इतना स्ट्रिंजेंट बना दिया है कि बिना ट्रायल के, बिना बेल के कोई भी व्यक्ति जेल में सालों साल रहेगा। और आपको पता है हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया कितनी धीरे धीरे चलती है। तो अब जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है, उन्होंने इस बात को कहा है कि बापू के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया गया था, तो ये कानून का आज क्या फायदा है, इसको क्या वापस नहीं लिया जाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि बहुत सही समय पर, जब बहुत लोगों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल हुआ है मोदी सरकार के द्वारा, तो इसको हमें स्वागत करना चाहिए कि हट जाए। अब आप देख रहे हैं कि जिस आंदोलन को माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी हटाने से मना किया, उस आंदोलन में अगर कुछ अप्रिय घटना हुई तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ना होती, क्योंकि उन्हें ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं है कि किसान बैठे हुए हैं या वो कोई वहां पे कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकती है, तो वो उसे संभाल नहीं पाए, तो उन्होंने बड़ी आसानी से राजद्रोह का कानून, जैसा कि आपने बताया, लगाया। इसको हटाना चाहिए। बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी, आपका रिएक्शन भी मैं इस पर चाहूंगी। और सर, राजनीति से ऊपर उठकर किसी सेंसिटिव मुद्दे पर हम बात करें तो मैं आपसे वही उम्मीद करूंगी। आप सही बताइएगा सर, बिल्कुल तर्क संगत मैं आपसे जवाब चाहूंगी। वाकई में लगता है कि 75 साल बाद भी हमें इस कानून की जरूरत है, और इतना आम कैसे हो गया कि आपके किसी नेता की गाड़ी पर हमला होता है और फिर राजद्रोह का कानून ठोक दिया जाता है, इतना आसानी से कैसे? तो चीज पे गहनता से जाना पड़ेगा कि राजद्रोह का अगर मामला आया है, जो आप बता रहे हैं हरियाणा का, क्यों आया है, वो तो आपको टिप्पणी और उन नजदीक तक जाना पड़ेगा कुछ चीजों को लेने के लिए। देखिए, मैं भी सुन रहा था और बहुत अच्छा बोला। वाकई में कानून खत्म होने के बाद कांग्रेस दोबारा लाई, और इस कानून को लाने और कांग्रेस ने तो खूब दुरुपयोग करा, खूब तजस्स से करा, जो आज अपने आप को साफ सुथरा बता रहे हैं। अभी जैसे कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इसका दुरुपयोग किया, अरे भाई, मोदी सरकार क्यों दुरुपयोग करेगी इसका? ये तो कानून है, कानून में जो पुलिस और जो कोर्ट जो प्रावधान है, इसको वो अख्तियार करती है, वो चलाती है समिति। माननीय न्यायालय ने इसके विषय पे अगर टिप्पणी करी है और कहा है सरकार से कि आप इसको सोचें कि देशद्रोह का मामला जो अंग्रेजों ने आंदोलन के कारण लगाया था, उसको खत्म करना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। ठीक है, कहा है न्यायालय ने, बिल्कुल अब पार्लियामेंट चलेगी, उस पर भी लाया जाएगा, उनको सोचा जाएगा, ऐसी कोई वो नहीं है। मगर जो आप दुरुपयोग की बात कर रहे हो, देखिए बिल्कुल दुरुपयोग होता है, ऐसा नहीं है। और सरकार की बातें हर जगह हो जाए, तो नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं करा, खूब भरपूर पेट भर के करा है, तजस्स से करा है, ऐसा नहीं है। मगर जब इस चीजों के प्रावधान की बात आती है, कानून बनाने की और चेंज की बात है, तो कांग्रेस बैकफुट पे आए थे। हम आपने देखा बहुत सारे कानून बने और चेंज भी करे, तो हर चीज पे एलिगेशन था, हर चीज पे इल्जाम था कि आपने ये दहेज विरोधी कानून क्यों बना दिया, बुर्खा विरोधी कानून क्यों बना दिया, और आपने ये विरोधी कानून क्यों बना दिया, इस्लाम विरोधी कानून क्यों बना दिया। देखिए, हमने वो भी सुना, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देश हित के लिए जो कानून बनाना पड़ेगा, जो कानून हटाना पड़ेगा, उसको हटाएंगे भी और बनाएंगे भी। जो देश के हित के लिए कानून है, उसे लाया जाएगा, उसे अमल भी किया जाएगा। जो देश हित में नहीं है कानून, उसको हटाया भी जाएगा। और जब से सरकार आई है, उसने बहुत से कानून चेंज भी करे, हटाए भी हैं। ठीक है, राजद्रोह का मामला आया, आपने बताया है, और बहुतों पे लगता है, लगाया भी है। मगर राजद्रोह के बारे में जाना भी चाहिए कि राजद्रोह क्यों लगता है और किस लिए लगाया जाता है। ये कोई खेल थोड़ी ना उठाया, किसी के भी एक स्टैंप चिपका दिया राजद्रोह। तथ्यों तक जाना पड़ता है। जैसे अभी आप कह रहे थे हरियाणा के बारे में, अगर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कराया है, तो उसे जवाब भी देना पड़ेगा पुलिस को भी, हरियाणा की, कि आपने राजद्रोह लिखा तो किन शब्दों में लिखा है, किस तहत लिखा है। फिर न्यायालय है इस चीज के लिए कि राजद्रोह लिखना तो बड़ा आसान है, उससे अमल भी करा जाता है। और बाकी अगर न्यायालय का, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, इस पे विचार होना चाहिए, और लगता है हटाना तो हटाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। सर, कुछ एक आंकड़ा है मेरे पास 2016 से लेकर 2020 का, और इस बीच में आपके कार्यकाल में 3000 से भी ज्यादा यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अब आप मुझे थोड़ा सा ये डिटेल में समझा दीजिए सर कि 3000 से ज्यादा ऐसे कौन से मामले रहे कि देशद्रोह का आपको उसमें मुकदमा दर्ज करना पड़ा। और खैर, ये तो आप लोगों की जुबान पे ही रहता है, आप हमेशा ही कहते हैं कि कांग्रेस तो राष्ट्रद्रोही पार्टी है, तो वो तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहूंगी सर। पहले तो मैं कांग्रेस पे इस विषय पे टिप्पणी नहीं करूंगा,
मैं अभी पहले आप तब से उन्हीं पर टिप्पणी कर रहे थे। मैंने आपको नहीं, नहीं, पहले जैसे यही बात अभी कही कि नहीं, सर नहीं, मैं राजनीति से ऊपर उठकर जी, इस ठाकुर मसले साहब, पर एक हाँ, सार्थक हाँ, बहस करना चाहती हूँ। मगर आपने ठाकुर साहब आपने चीज सुनी नहीं, आपने जो हमारे साथी जो बैठे उन्होंने एकदम जो दुरुपयोग के विषय में कहा, तो सीधा ये अपना टारगेट कहाँ ले गए। थोड़ा सा इस पे भी आपको विचार करना पड़ेगा, बोलना आप पड़ेगा मैं पहले उनका चीज। पक्ष नहीं ले रही हूँ सर, एक नहीं, सेकंड, नहीं, मैं मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने उससे पहले ये कहा कि हमारे कार्यकाल में जो दुरुपयोग हुआ वो इमरजेंसी के टाइम पे हुआ, उन्होंने वो भी बात कही, लेकिन आपने वो रिपीट नहीं किया। मैं आपका जवाब लूंगी सर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 124A के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई की है और उन्होंने ये पूछा है केंद्र से कि आपको अंग्रेजों के जमाने का ये कानून अभी भी क्यों चाहिए। इसी मसले पर बहस कर रहे हैं दोनों मेहमान, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए सर, भटनागर जी आपके पास ही मैं आ रही हूँ। अब आप मुझे थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए कि 3000 से भी ज्यादा सिर्फ 3 साल में मामले दर्ज कर दिए UAPA के तहत, और अभी तक तो कोई आंकड़ा ही निकल कर सामने नहीं आया है कि अभी 1 साल में आपने क्या कितने मामले दर्ज किए हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है देश में? अगर करे है ना तो शायद वो आंकड़ों पे और नजदीक तक जाना चाहिए कि इन पे राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा लगा। जितने आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों पकड़े जाते हैं उन पे जो लगना चाहिए वही लगेगा, चाहे राजद्रोह हो देशद्रोह हो। और जो अपमान झंडेगा करते हैं उन पे भी ये लगना चाहिए। देखिए हर चीज का एक तथ्य होता है, अगर उन तथ्यों पे अगर जितने लोगों पे अगर राजद्रोह या देशद्रोह का लगा है तो उन तक वो भी आपको डिटेल इकट्ठी करनी चाहिए, उस पर भी बोलना चाहिए। आपने बहुत लंबी फहरिस्त बताई, अभी 3,500 समथिंग आपने बताए, तो वो जो लगे जिन लोगों पे लगे ना, अगर मैं भी अगर देश के प्रति गद्दारी करूंगा तो मुझसे भी लगेगा वो। हमने बहुत सारे एजेंट पकड़े हैं और जो आतंकवादी पकड़े हैं जो कानून के दायरे में आते हैं उन पर देशद्रोह राजद्रोह का अगर मुकदमा रख के अगर उन्हें अंदर किया जाए तो उससे भी आपको जाना पड़ेगा, उन पे भी आपको निकालना पड़ेगा कि हमारे कई नेताओं पे भी लगे देशद्रोह के मुकदमे, उससे भी जाना पड़ेगा हमें। मुकदमा ये ऐसे नहीं उठाया लग गया जो कौन हमारा भारत वर्ष के जितने भी लोग हैं, जब लोग पंचायत की नहीं सुनते, जब पुलिस की नहीं सुनते तो न्यायालय के पास जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि न्यायालय हमारी सुनेगा। अगर हमारी पुलिस ने नहीं सुनी, हमारी पड़ोसी ने नहीं सुनी, हमारे नेताओं ने नहीं सुनी तो न्यायालय सुनेगा। अगर जिन पे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगे हैं तो न्यायालय में वो चल भी रहे हैं और वो विचारित हैं उस पे और विचार उन पे हो रहा है। ऐसा नहीं है ठीक है पुलिस ने अपनी मनमानी दर्ज कराई और राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया तो उसके लिए न्यायालय है और वो सुनता भी नहीं। मगर मैं चाहता हूँ जो आपने जो चीजें इकट्ठी करी तो उनको भी इकट्ठा करना चाहिए किन पे लगा। ठीक है सर, बताती हूँ मैं आपको। सुजाता जी कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद मैं आप ही के पास लौट कर आऊंगी। बताइए सुजाता जी। देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि जो ये बात कह रहे हैं ना कि इनके नेता भी राजद्रोह के मुकदमे में जेल गए, तो अगर वो राजद्रोह उन्होंने नहीं किया और वो जेल गए तो क्या ये अच्छी बात है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। और मैं अब आपको बताती हूँ, अब देखिए अगर कोई विपक्षी पार्टी है या हमारी पार्टी की सत्ता होती तो बात समझ में आती। आज इस समय अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को उठाया है तो क्यों उठाया, आज क्यों उठाया? 2004 से 2014 में उठाते तो आप और मैं मिलके कहते कि कांग्रेस की सरकार है और कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल है कि सरकार इसका दुरुपयोग करेगी, क्योंकि दुरुपयोग तो सरकार ही करेगी ना। राजद्रोह का कानून कोई इंडिविजुअल नहीं लगा सकता क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो भावना उसको समझिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस बात को समझ रहा है कि इस कानून का दुरुपयोग जो आम जनता है, इनोसेंट लोग हैं, उनके ऊपर किया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ बातें इसमें ये समझाना चाहती हूँ कि जब भारत आजाद हो गया तो तब भी 124A का बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था और उस वक्त पंडित
जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1951 में, तब भी उन्होंने कहा था कि राजद्रोह का जो कानून है 124A, इसे हटाया जाना चाहिए और सेडिशन जो है, राजद्रोह अगर कोई करता है तो उसके लिए अलग तरीके होने चाहिए। भाई जो राजद्रोह कर रहा है, हम तो पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड होकर लोगों को इसमें सजा देने की कोशिश करते हैं, फिर वो जेल में चले जाते, वो बाहर नहीं आ पाते। तो बहुत सारे लोग इससे प्रताड़ित हुए हैं, इसको आप और मैं नहीं जुटला सकते। और इस बार जो ये मुद्दा इतना बड़ा बन के आया है, ये जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ अन्याय हुआ कि उनको हर एक को राजद्रोह बता दिया गया। भाई अगर वो राजद्रोही होते, देशद्रोही होते, तो मुझे बताइए, जैसे कन्हैया कुमार है, वो चुनाव कैसे लड़ पा रहे हैं, है ना? आप मतलब कॉमन सेंस देखिए कि अगर एक तरफ तो आपने उन पे आरोप लगा दिया राजद्रोह का, उनको जेल में डाला, उनको बदनाम किया, सारी मतलब दुनिया में उनको ऐसा दिखाया जैसे कितना बड़ा विलेन है ये लड़का, उसके बाद अब आपके ऊपर इसीलिए सवाल हो रहे हैं, उसके बाद वो जाके चुनाव लड़ता है। तो चुनाव आयोग किसी राजद्रोही, देशद्रोही को कैसे चुनाव लड़ने दे सकता है? यानी कि सरकार पहले अगर आपने राजद्रोही कहा तो उसे प्रूव करते, फास्ट ट्रैक करते, उसे सजा दिलाते, लेकिन आप नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि ये तो आप एक एजेंडा चला रहे हैं, और ये जो कुछ भी हुआ ये 2016 में हुआ। तो जो बात आप कह रही हैं, और 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बात को कहा था कि इस लॉ को रिपील करा जाना चाहिए, और तभी कांग्रेस पार्टी ने 2019 के मैनिफेस्टो में इस बात को बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि इसको रिपील करा जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात बता रही हूँ आपको, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, AIADMK की सरकार जब थी 2012-13 की बात बता रही हूँ मैं, तमिलनाडु में, तो जानते हैं केस तो एक ही होगा, लेकिन उसमें कितने लोगों को सजा मतलब ट्रायल फेस करना पड़ा उनको। ऑब्वियस है कि ऐसा कुछ कन्विक्शन हुआ नहीं तो बहुत बड़ी न्यूज हो जाती। क्यों? क्योंकि कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है, वहां पे बहुत सारे आंदोलनकारी इकट्ठे हुए थे 2013 में, और वहां पर इनके ऊपर राजद्रोह का केस लगाया गया। कितने लोगों के ऊपर? 23,000 लोग जो हैं वो टेम्पररी कस्टडी में थे, जिनमें से 9,000 को सेडिशन के लिए अरेस्ट किया गया। अब आप मुझे बताएं, 9,000 लोगों के ऊपर आंदोलन करने के लिए आप कह रहे हैं कि वो राजद्रोह कर रहे हैं, कि वो स्टेट के अगेंस्ट काम करें। भाई स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये आपने बोल दिया, उसके बाद वो ट्रायल पेश करेंगे। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया जी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके समय बर्बाद करके। क्या ये सही है कि हम अपने नागरिकों के साथ अन्याय नहीं कर रहे? वो अपने घर का काम करें, अपनी नौकरी करें, अपने बच्चे पाले, और अगर कहीं पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट करें, या आप चाहते हैं कि आप उनकी आवाज को दबा दें? तो इसी वजह से ये बहुत जरूरी है, इसको हटाया जाए, खत्म किया जाए। और हमारे जो एडिटर्स गिल्ड है, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जबरदस्ती करके हमारे पत्रकारों के ऊपर भी राजद्रोह का कानून लगा दिया जाता था। अभी लेटेस्ट मेरे ख्याल से, हाँ लेटेस्ट मृणाल पांडे के ऊपर भी लगाया गया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि हम सभी मानेंगे कि मृणाल पांडे हमारी बात से सहमत ना हो या हम उनकी बात से सहमत ना हो, वो एक अलग विषय है, मगर वो राजद्रोह कैसे कर रही है, वो स्टेट के खिलाफ कैसे कार्य कर रही है। मैं आपको उत्तराखंड की बता देती हूँ, यहाँ से 3 हमारे पत्रकारों के ऊपर ऐसे ही केस कर दिए गए, और तीनों के ऊपर से ये सेक्शन हटा दिया गया, मगर उन्हें जाना पड़ा माननीय उच्चतम न्यायालय तक। अब आप मुझे बताइए कितने लोग जा पाएंगे उच्चतम न्यायालय तक ये लड़ने के लिए? इसका मतलब है आप तो अपना चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के लिए लोगों को कहेंगे जो आपके विरुद्ध है कि वो राजद्रोही है, देशद्रोही है। उनको अगर उनके पास संसाधन होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं होंगे तो वो जेलों में सड़ेंगे। ये क्या सही है? बिल्कुल प्रदीप भटनागर जी, ये बात तो आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी। सर, कई बार ऐसा देखने को आता है कि इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग होता ही है, और 66A का भी एग्जाम्पल यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। वो अलग बात है कि कल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि अब आप 66A का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन 66A को लेकर भी आज उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि देख लीजिए वो 2015 में ही निरस्त कर दिया गया था, बावजूद इसके उसके तहत गिरफ्तारियां भी हुई, कार्रवाई भी हुई। तो बात तो यही है ना सर कि दुरुपयोग होता है, अब हम माने या ना माने वो बात अलग है। बताइए प्रदीप भटनागर जी। नहीं बिल्कुल, मैं देखिए सुधाकर जी को सुन रहा था, और सुधाकर जी ने कितनी अच्छी बात कही, मैं उसमें भी बिल्कुल मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा। देखिए इन्होंने अभी बेचारा बना दिया था अभी कन्हैया कुमार को, और कन्हैया कुमार की शायद आप लोगों ने हरकतें शायद ना नोट करी हो, क्योंकि जो आदमी
यूनिवर्सिटी के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगा रहा था कई सौ लोगों के बीच में। तो ये समर्थक है आज की डेट में, ये कांग्रेस के वो लोग हैं जो कहते हैं अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी और भारत को आजाद कराने का बहुत बड़ा दायित्व लेते हैं अपने पर। आज वो कन्हैया कुमार जैसे कि आज पैरवी कर रही है बैठ के कि उसको राजद्रोह का क्या, उसका राजद्रोह नहीं लगना चाहिए था। मैं तो शुक्र है कि कन्हैया कुमार को तो उस गॉड का, उस भगवान का क्या नाम, उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अंग्रेजों का राज नहीं है तो वो जेएनयू के किसी पेड़ को लटका मिलता। आप उस पर शुक्र मनाइए कि भारत आजाद हो चुका है और जो कानून है इतने सॉफ्ट है, कन्हैया कुमार जैसे को छूट देते हैं चुनाव लड़ने की। आपको ये भी देना चाहिए, जैसे आपने कहा ना जो टुकड़ा टुकड़ा गया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने ऊपर बड़े स्टार लगाते हैं भारत आजादी में जेल जाने के, और जब शर्म आती है सुनने में बड़ा अफसोस होता है कि कांग्रेस के नेता तो फिर इन कानूनों में थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए सर। जब किसी पर राजद्रोह का केस लग ही चुका है, अगर कोई राजद्रोह के तहत आरोपी है ही, तो फिर उसे चुनाव क्यों लड़ने दिया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, राजद्रोह का मुकदमा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं हो रहा। आप चुनाव लड़ने देंगे, शर्म नहीं आती? अरे टुकड़े टुकड़े करने वाले देश का वो आप लोग हैं। अरे गोडसेवादी आप लोग हैं, देश का आतंकवादी उसके अनुयायी हैं आप। जिसको वीर कहते हैं वो सावरकर, वो देशद्रोही था और कायर था, आप उसके अनुयायी हैं। आप हमें बताएंगे? हमें ना बताएं आप। ये देश हर एक का है, इस देश के हर नागरिक को अधिकार है यहाँ पे चैन से जीने का। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावों के लिए, अपनी राजनीति के लिए हर व्यक्ति को गद्दार देशद्रोही बता देते हैं। आप मुझे बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों गए थे मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने? जवाब दे दीजिए ना, मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाई उन्होंने? आपके प्रज्ञा ठाकुर वो भी आतंकवादी, उनके ऊपर भी आतंकवादी का टप्पा लगा हुआ है, एक्यूज है वो, एक्यूज है। टुकड़े टुकड़े करने वाले तुम लोग हो। सुनील जोशी की हत्या कैसे हुई वो मैटर खोला, अरे इस मैटर के को खोलो तो पता चलेगा कि प्रज्ञा ठाकुर की असलियत क्या है। प्रज्ञा ठाकुर ठुमके लगा रही है और प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर केस है। बात यही है कि इन कानूनों के दुरुपयोग पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, इस पर सार्थक बहस होनी चाहिए। और आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई मसला उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है, तो उस पर सोचा जाए, देखा जाए। हर चीज अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल की जाए ये जरूरी नहीं है। समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। सुजाता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आज यूएपीए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों के जमाने के चले आ रहे कानून की अब आपको कहां जरूरत पड़ रही है। केंद्र से जवाब मांगा गया है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि इस मसले पर केंद्र की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरनामा में रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब अगले मुद्दे का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों के मद्देनजर इस समय समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। सरकार को घेरने का कोई भी मौका समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में आज यूपी के कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। सपाइयों ने बढ़ती महंगाई, पंचायत चुनाव में धांधली समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। आज समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम समेत पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर विधायकों ने जिला अध्यक्ष ने योगी सरकार पर हर मोर्चे में फेल होने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली, बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके चलते आज पूरे प्रदेश में दिन भर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचा कर रखा।
देखिए, आज समाजवादी पार्टी प्रदेश के हर तहसील पर जो पंचायत में गुंडा तंत्र चला है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसको लेकर के प्रदर्शन है। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम महंगे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में सिर्फ जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अराजकता है। भारतीय जनता पार्टी में कितने दुशासन हैं, कितने दुर्योधन हैं, इन सब के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है तहसील स्तर पर, और वहीं से हम लोग अधिकारियों के माध्यम से। तो पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद अब पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बनाया है। इसके तहत पार्टी चुनाव में धांधली, भ्रष्टाचार, किसानों के उत्पीड़न और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट और तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करती नजर आई। 8 अलग अलग तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों से, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों ने जमकर आज हंगामा मचाया है। 8 अलग अलग तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर है यूपी के कानपुर से। यहां भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया और इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है। वहीं ऐसी ही कोई तस्वीर यूपी के गोंडा से भी सामने आई है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस जबरन पकड़कर ले जा रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ना सिर्फ इन 8 जिलों में बल्कि आज प्रदेश के हर जिले में ऐसी ही तस्वीर सामने देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में आज जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए यूपी के बुलंदशहर से। यहां तो खास तौर से ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। पुलिसकर्मी जो हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर ड्रोन से नजर रख रहे थे ताकि व्यवस्था कहीं कोई खराब ना हो जाए। वहीं चौथी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के झांसी से। यहां पर धरना दिया है आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। वो बैठ गए वहीं पर और उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की है। सरकार के खिलाफ धरना देते नजर आए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। चलिए 5वीं तस्वीर का हम रुख कर लेते हैं, जो कि यूपी के संभल से है। यहां पर नारेबाजी की गई, रैली निकाली गई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, प्रदर्शन किया गया है। मुद्दे वही रहे, महंगाई, बेरोजगारी और चुनावों में धांधली का आरोप लगाया गया है। अभी ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए थे उसमें धांधली का आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है और ये कहा गया है कि सरकार ने धांधली की है। चलिए 6ठी तस्वीर देख लीजिए आप, यूपी के रायबरेली से है। यहां पर भी धरना लगाकर नारेबाजी की गई है। 7वीं तस्वीर यूपी के बिजनौर से, कलेक्ट्रेट के सामने। यहां पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। सबसे आखिरी तस्वीर 8वीं तस्वीर यूपी के बस्ती से। यहां पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना, क्योंकि भारी संख्या में यहां कार्यकर्ता पहुंच गए हाथों में बैनर, तख्तियां लेकर, और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो 8 अलग अलग तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यूपी के 8 जिलों की ये तस्वीरें हैं जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ की इनमें तस्वीर नहीं है, लेकिन वहां के हालात भी मैं आपको बता देती हूं। राजधानी लखनऊ में तो धक्का मुक्की भी हुई है, यानी कि पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में आज थोड़ी धक्का मुक्की भी देखने को मिली और इस दौरान अफरा तफरी का माहौल भी हो गया, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। प्रदीप भट्टागर जी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा दीपक जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। दीपक जी, शुरुआत हम आपके साथ करना चाहेंगे। आज हमने देखा पूरे यूपी में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सर, इसे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करना माना जाए या फिर विधानसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर अब समाजवादी पार्टी एक्शन में है? कृपया लाइन पर। दीपक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रदीप भटनागर जी, तब तक मैं आपका रुख करना चाहूंगी। तस्वीरें सर अभी आप भी देख ही रहे होंगे किस तरीके से आज पूरे यूपी में प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। क्या इन्हीं मुद्दों को अब जोर शोर से उठाने का प्रयास है सपा का? और सबसे बड़ी बात, इन मुद्दों का जवाब आप कैसे देंगे सर? कॉल को प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको?
प्रदीप भटनागर जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से दोनों मेहमानों के साथ जुड़ने का हम प्रयास कर लेते हैं। तब तक मैं आपको जानकारी दे देती हूं आज यूपी में दिन भर चलता क्या रहा। यूपी में चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है, जिनकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से आज समाजवादी पार्टी तमाम जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरती हुई नजर आई। महंगाई, बेरोजगारी खास मुद्दे रहे। बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों पर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तरीय आंदोलन की ये तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार दीपक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? मेरी आवाज आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है? जी सर, अब आपकी आवाज मिल रही है। मेरा सवाल ये था कि आज जो समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है पूरे प्रदेश में, ये जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन रहा सर, या फिर अखिलेश यादव अब चुनावी मोड में आ चुके हैं पूरी तरीके से? नहीं, देखिए, ये जो इस बार हमारा प्रदर्शन था, इसका मुख्य मुद्दा था हमारा जिला पंचायत और क्षेत्रीय पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में धांधली और हिंसा के विरोध में। इसमें इसकी जांच कराई जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पुनः मतदान कराया जाए और पत्रकारों के ऊपर लगातार हो रहे हमलों और हत्याओं पर रोक लगाई जाए। दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग पर हो रहे अत्याचार बंद हो। पार्किंग फीस, स्कूल फीस के अंदर कटौती की जाए। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई, कृषि यंत्र पर रोक लगाई जाए। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे और आपके साथ रोज बीत रहा है। रोज हम कानून व्यवस्था को भुगत रहे हैं। महिलाओं के साथ अपराध रोज हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से बदहाल है और भ्रष्टाचार आप देखिए कितना बढ़ चुका है। ठीक है, चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारे आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद तो कर लूँ ना कि अभी जब आपका यहाँ पर घोषणा पत्र जारी होगा विधानसभा चुनावों में, तो ये वादे आप जरूर करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का वादा, रसोई गैस की कीमतों को कम करने का वादा, ये वादे तो आपके द्वारा किए ही जाएंगे। बिल्कुल, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई, कृषि यंत्र इत्यादि, इन सब के ऊपर हम महंगाई घटाएंगे। प्रदीप भटनागर जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बातें भी आपने सुनी होंगी, और मेरा सवाल यही है कि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा इतना ज्यादा अभी हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बात साफ नजर आ रही है कि चुनावों में यही मुद्दा छाया रहेगा। अब इस मुद्दे का आप जवाब कैसे दे पाएंगे सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुद्दों पे ही अगर डिबेट हो तो अच्छा है, मगर ये जो आज इसका जो आज धरना था, आज प्रदर्शन था, वो आज ही क्यों था? आज से पहले कहाँ थे? इन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में धांधली हुई, ये सब हुआ, तो पहले सो रहे थे क्या? आज का दिन ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि आज का दिन उत्तर प्रदेश के जो है सुनहरी शब्दों में लिखे जाना था। क्यों? जो पिछड़े प्रदेश में पिछड़े जिले से आज उनकी उन्नति हुई है और उन्नति के पथ पर और आगे चले हैं। वहाँ के लोग जो असहाय थे, बेरोजगार थे और जो अपनी माटी के लेके भी बहुत परेशान थे, अजमत थे, आज उसको कहीं इस स्तर तक ठीक करने के लिए जनता के लिए प्रदेश सरकार ने जो काम किए, बड़े परेशान है उन चीजों से कि आएंगे तो चुनाव में मुद्दे क्या लेके आएंगे, विशेष क्या होंगे उत्तर प्रदेश के लिए। अगर चुनाव लड़ा जाएगा 2022 में तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? परेशान क्यों है? ये तो बहाना है कि ये पेट्रोल महंगा और डीजल महंगा जो बोल रहे हैं, किसानों के विषय बोल रहे हैं। इन्होंने कितने प्रदर्शन कर लिए किसानों के लिए, महंगाई के लिए? आज ये क्यों गए प्रदर्शन, किस लिए किया? क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, उत्तर प्रदेश को सौगात देने गए हैं। उसको लेके समाजवादी पार्टी का पूरा कुटुंब और कुनवा बहुत परेशान है कि हम किन विषयों पे चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का, ये बताएंगे ये नहीं। अरे भाई, आज 4.5 साल हो गए, इससे पहले आपने की जनता का सवाल उठा लिया कि जनता की लड़ाई लड़ ली आपने रोड पे आके। एक तारीख को बता दीजिए, अखिलेश जी ने पूरे 4.5 साल अपने घर के अंदर बिता दिए बंद करके। आप जनता के हित की बात करते हैं, प्रदेश के हित की बात करते हैं। आपने कौन सा आंदोलन कर दिया जनता हित के लिए? आप कौन सा भला करके चले गए? आप तो 4.5 वर्ष में जो किया वो सामने है, आप कौन सा भला करके चले गए? आज अगर आज पूर्वांचल विकास के पथ पे आगे आ रहा है, विकास के पथ पे चल रहा है। आज वहाँ अयोध्या, बनारस, इलाहाबाद जितने भी क्षेत्र हैं आज विकसित हो रहे हैं, टूरिज्म हब बन रहे हैं, तो क्यों परेशानी हो रही है समाजवादी पार्टी को? ये भी जवाब देना पड़ेगा। बताइए दीपक जी। अगर
अगर सरकार, मैं कहता हूँ चुनाव हो जाने, अगर दोबारा सरकार लौट के आती है, उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न पार्टियों के लिए मुद्दे खत्म कर देंगे, ये मुद्दे ढूंढेंगे कि चुनाव प्रदीप किस जी, तरह ऐसा तो नहीं करेंगे कि विभिन्न विपक्षी पार्टियों को ही खत्म कर देंगे आप? खत्म करने वाले हम कौन होते? जनता है ना। अच्छा। चाहे हम हो या जनता हो, हम 17-18 वर्ष उत्तर प्रदेश की कुर्सी से राजनीति, अपने विधानसभा चुनाव से बहुत दूर रहे, हमारा तो बहुमत ही नहीं मिला कभी भी। 18 वर्ष हम विपक्ष में बैठे, जनता ने हम पे विश्वास किया और हमें आज बहुमत से जिता के आज सरकार बनाई उत्तर प्रदेश के अंदर। हम तो बड़ा नमन करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। अच्छे काम करेंगे तो फिर कुर्सी में बैठेंगे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, नहीं करेंगे तो जनता निर्णय लेने वाली है। जैसे समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, जैसे बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ, अखिलेश जी के साथ हुआ, मुलायम जी के साथ हुआ, बहन जी के साथ 2 बार हुआ। हम अगर गलत काम करेंगे प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए नहीं सोचेंगे, प्रदेश के काम के बारे में नहीं सोचेंगे, तो जनता उतारना जानती है। ठीक है, बताइए दीपक जी, आपका ही रुख मैं करना चाहूंगी सर। आज का ही दिन क्यों चुना समाजवादी पार्टी ने? क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, वाराणसी को उन्होंने कई सौगातें दी हैं, तो डर लग गया आप लोगों को? हमारा तो 11 तारीख का कार्यक्रम तय था पहले से ही कि हम तो भाई 11 तारीख को, जब इन्होंने झगड़े किए हैं वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख के व्यक्ति में, औरतों की इज्जत पे हाथ डाला, इन्होंने साड़ियां उतारी है, इन्होंने द्रौपदी की तरह तीर हनन किया है, पत्रकारों की पिटाई करी है, फिर बाद में उनको मिठाई भी खिलाई है इन्होंने। तो ये पहले पिटाई पहले मिठाई, ये तो इन कामों को कर रहे हैं। तो इसके विरोध में हमने पहले ही तय कर लिया था कि 15 तारीख को हम विरोध करेंगे पूरे प्रदेश में, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पे और तहसीलों पे। तो पहले से हमारा तय था। और ये तो देखिए सारा पैसा कमा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अपने कार्यालय बनवा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है। अभी आप देखिए कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से। हॉस्पिटलों को इन्होंने लूटने की पूरी, क्योंकि इनके सारे जो नेता हैं वो हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, स्कूलों की फीस में कोई कटौती नहीं है। हॉस्पिटलों के अंदर आप देखिए जो 1-1, 2-2 लाख के बिल आते थे, 10-10 लाख लोगों के आए। आप बुरी हालत आप देखिए। हमारे यहाँ सीएम और सीएमएस जो है नोएडा महानगर के अंदर, दोनों आपस में लड़ने में लगे रहते हैं कमीशन के ऊपर। पुलिस से एकदम 10-10 चेन स्नैचिंग है, 15-15 गाड़ियां उठ जाती हैं रोज, 15-15, 20-20 बाइक उठ जाती हैं। पार्किंग फीस का बुरा हाल है, 50-50 रुपए घंटा ले रहे हैं। महिलाओं के ऊपर अपराध इतने हो रहे हैं, पूछिए मत आप। पत्रकारों आंदोलन करा विषय में, और देखिए ये तो खुद गुंडे हैं, इनसे बड़ा तो कोई गुंडा ही नहीं है इस टाइम। बीजेपी से बड़ा कौन गुंडा है इस टाइम पूरे? अच्छा, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सर, कौन गुंडा है कौन शरीफ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ इनको। ये बीजेपी वाले इससे पूरे देश में सबसे बड़े गुंडे हैं ये। अच्छा, इनसे बड़ा कोई गुंडा ही नहीं है। जो इन्होंने किया, महिलाओं की इज्जत पे हाथ डाला है, नामांकन पत्र मौके पे फाड़ दिए, पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने किसी को नामांकन नहीं होने दिया, उनके बच्चों को। अरे आपको तो मुख्यमंत्री जेल जाते हैं बलात्कारियों से मिलने के लिए, उसके बारे में तो बताइए। ऐसा नंगा नाच, इतिहास में नंगा नाच नहीं हुआ 1947 से। बताइए ना, आपके मुख्यमंत्री बलात्कारी से मिलने जाते हैं जेल में, मुख्यमंत्री बताइए ना। तो देखिए कुलदीप सेंगर जी बलात्कारी रहे, हमारा जो गृह मंत्री है वो पहले खुद जेल में रहा। आप खुद देखिए, इनके तो इतिहास है। वो भी तो आप पर कह रहे हैं, उसका जवाब नहीं है सर आपके पास। मुलायम सिंह जी सरकार अब इनकी है, जवाब इनको देना, हमें थोड़ी देना है। नहीं, अभी आपको चुनावों में जाना है सर, तो कुछ तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा ना। अब आप चाह रहे हैं कि जनता पर विश्वास करे, तो उसके लिए जवाबदेही तो आपकी भी बनती है ना सर। हमें विश्वास कर रही है, इसीलिए तो उन्होंने जिला पंचायत सदस्य हमारे जिताए, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे जीते, पर इन्होंने गुंडागर्दी करी। हमारे बीडीसी जीते, पर प्रधान हमारे जीते, पर ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में इन्होंने गड़बड़ी करी। इन्होंने क्या करी कि बिल्कुल गुंडागर्दी करी, और इनका ये मेरे का मानना है गुंडों की सरकार है। अब मध्यम वर्ग को तो इन्होंने बिल्कुल, शहरी मध्यम वर्ग को तो बिल्कुल इन्होंने लूट लिया। बेरोजगार हो रहे हैं लोग, स्कूल फीस ये कम नहीं कर रहे, पार्किंग फीस इन्होंने बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल रसोई गैस इन्होंने कर दी। मुद्दे बताइए, मुद्दे पे बात कर रही है, क्या बड़ी बातों पे बात कर रहे हैं? मुद्दे बताइए ना, आपने आज आंदोलन करा, मुद्दों पे बात करिए ना। आप देखिए, एक मुद्दा नहीं था प्रदीप भटनागर जी, बहुत सारे मुद्दे थे। उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ब्लॉक प्रमुख चुनाव, सभी मुद्दों पर आज ये पूरा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। आप देखिए, जनता के हित के लिए आप 17 मुद्दे हैं, 17 आप 17 मुद्दों पे राजनीतिक पार्टी है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, जनता के बीच में जाने का अधिकार है। अरे भाई, आज ही का दिन क्यों चुना आपने, और दिन कहाँ चलेगा? 4.5 कह रहे हैं कि हमारा तो पहले से ही प्रस्तावित था। अरे 4.5 वर्ष में मैं आगे चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। दोनों मेहमानों से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं शिरोमणि अकाली दल के प्रेस वार्ता की। तो शिरोमणि अकाली दल की प्रेस वार्ता की तस्वीरें आपने देखी। चलिए अब अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। आज पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। 17 मांगे 17 मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दिन सड़कों पर उतरे रहे। इसी मसले पर हमारी चर्चा जारी है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए प्रदीप भटनागर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, वो कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम तो पहले से ही प्रस्तावित था, हमारे 17 मुद्दे तो पहले से ही हमने बता रखे थे, तो अब इसमें नया क्या नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, आपने थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करे थे मेरे से पहले, आपसे पहले मैं उसका थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। अभी आपने सीएमओ और सीएमएस की बात करी। आपने कहा कि वो अपने बंटवारे में लड़ रहे हैं, पार्किंग की बहुत 50 रुपए ले रहे हैं। आप एक राजनीतिक दल होके और एक राजनीतिक पार्टी होके देखे आपने क्या कंप्लेंट करी, उनकी क्या शिकायत करी, आपने उनकी बता देंगे? आपने क्या धरना प्रदर्शन करा उनके लिए, क्या बता देंगे? 50 रुपए जो आप पार्किंग के बारे में आपने क्या आंदोलन करा? भ्रष्टाचार, ये जो भ्रष्टाचारी लिपिक खुद हैं, आज जो बैठ के यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, गुंडों की सरकार चलाने वाले और भारतीय जनता पार्टी गुंडा कह रहे हैं। इनके गुंडों से 8,500 करोड़ की जमीन छोड़ाई गई है। ये बताएंगे इनके गुंडों से, ये उस बताएंगे? आप छोटी बात है, आप आंदोलन कीजिए ना, शिकायत कीजिए, जनता के बीच में जाइए ना, आप जनता के बीच में जाइए। पैसे बंधे हुए हैं, आप उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, रखिए आप उन पे कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके पैसे बंधे हुए हैं, आपको पैसे मिलते हैं वहाँ पे, इसलिए आपने आंदोलन करा क्या? आपने आंदोलन करा, आपने शिकायत करी, मुख्यमंत्री को शिकायत करी। आप यहाँ राष्ट्रीय चैनल में बैठ के बोल रहे हैं, 20 रुपए आप छोटी टिक्का टिप्पणी आप बैठ के यहाँ कर रहे हैं, आप कैसे नेता हैं? आप नेता हैं जो है 30% या मैं तो ये समझ रहा हूँ आप नेता हैं या घटकुटे हैं? अगर आप नेता हैं तो आपने आंदोलन क्यों नहीं करा? चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं, दोनों की बात आसानी से समझ में आ जाएगी। बताइए दीपक जी, पहले आप ही बोल लीजिए, बताइए सर। मैं बताऊँ, ये देखिए, ये जो कह रहे हैं कि कंप्लेंट, अरे भाई हमने प्रदर्शन करे हैं, हमने कंप्लेंटें करी हैं, ये सीएम और सीएमएस से मतलब नहीं ले रहे हैं। ये पार्किंग जो पार्किंग है वो ठेके इनके हैं। स्कूल फीस में इन्होंने 30% की बढ़ोतरी कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग है कि फीस तो बढ़ानी है ही नहीं, साथ में 15% की आपको कटौती करनी है, वो भी नहीं कर रही है। ये तो देखिए, ये मेरी बात नहीं, ये सरकार है रिश्वतखोरों की और ये सरकार है गुंडों की। इनको अपनी जेब भरने के अलावा कुछ नहीं है, ये बस पैसे कमाने में लगे हुए, कहीं से भी पैसे आ जाए और कहीं से भी जो है, अगर ये लोग इनकी बात ना माने तो उसको गुंडागर्दी और प्रशासन के सहयोग से उनकी आवाज को दबा दे। और हमारे यहाँ नोएडा महानगर में तो शहरी मध्यम वर्ग इतना इन्होंने दबा रखा है, बस पूछे ही मत। इन्होंने तो शहरी मध्यम वर्ग की गलाई घोट दिया। रोज कम से कम हमारे यहाँ 7-8 आत्महत्याएं होती हैं। पूरा देश तो किसानों की आत्महत्या को देखता है, हमारे यहाँ तो शहर के अंदर रोज 7-8 लोग मध्यम वर्ग के आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, कानून व्यवस्था की वजह से, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की वजह से। ये हालत है यहाँ पे पल्लवी जी। ये सारी जो चीजें आप कह रहे हैं सर, ये मामले दर्ज होते हैं दीपक जी? जो अभी आपने कहा कि रोज 7 से 8 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अगर मामले देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर मामले देखिए आत्महत्या है तो उसमें तो वो है कि साफ लिखा हुआ है कि वो महंगाई की वजह से, फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से, बेरोजगारी की वजह से हो रहे हैं। वो आदमी मर गया तो उसको खाली रजिस्टर कर रहे हैं और रोड पेपरों के अंदर आ रहा है। वो कहेंगे तो मैं आपको आंकड़े भेज दूंगा पूरे एग्जैक्ट। और आप देखिए ना, पार्किंग फीस हमने इतने आंदोलन किए, इतने प्रदर्शन किए, ये उससे कोई कटौती नहीं कर रहे क्योंकि ठेका इनके लोगों के पास है। स्कूल इनके हैं तो इससे 30% इन्होंने फीस बढ़ा दी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फीस तो बढ़ेगी नहीं, 15% घटानी है आपने, इन्होंने 30% और बढ़ा दी, घटाई तो है नहीं, यानी कि 45% का नुकसान है। प्रदीप भटनागर जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप भटनागर जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो ये अहम जानकारी हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, और जैसा कि दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि इस समय महंगाई और बेरोजगारी इस कदर हावी हो चुकी है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। अब दीपक जी, सवाल ये है कि आज आपने पूरे यूपी में प्रदर्शन किया है, तो क्या आज के प्रदर्शन से आप सरकार पर दबाव बना लेंगे या फिर जनता के मन में आप अपने लिए सहानुभूति जगह पाएंगे? देखिए, ये बहरों की सरकार है, अंधों की सरकार है, बहरों और अंधों की। इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस इनका ये येन केन प्रक्रिया अपनी जेब भरे और किसी भी तरह गुंडागर्दी के बल पे हम दोबारा अपनी सरकार बना ले, बस इनका काम ये है।
इनको के दुखी होने से कोई इनको वो नहीं। अच्छा, इनके अपने परिवार ही नहीं, उसको दुख का पता ही नहीं है, जिसका परिवार ही नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या। ये पर्सनल अटैक तो मत कीजिए सर कि उनका परिवार नहीं है या ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसका परिवार नहीं उसको कैसे पता अच्छा, चलेगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई परिवार ही नहीं है? जो मुखिया है, मैं तो मुखिया पे अटैक कर रहा हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री। अच्छा, हाँ भाई देखिए, जिसका परिवार नहीं होगा उसको स्कूल फीस के बारे में नहीं पता, उसको दाल और सब्जी के रेट नहीं पता, उसको वेजिटेबल ऑयल का रेट नहीं पता, उसको बेरोजगारी के बारे में नहीं पता, उसको महिलाओं के साथ पूरे अपराधों के बारे में नहीं पता, उसको चेन स्नैचिंग के बारे में नहीं पता। तो कितना कम कर देंगे सर आप आने वाले समय में महंगाई की अगर हम बात करें तो? अभी तो पहली बात तो मैं अभी जो तस्वीरें देख रही हूँ इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर, थोड़ी देर पहले आप कोरोना के बारे में बात कर रहे थे सर कि कोरोना के समय में ऐसे हालात हो गए। अभी तो आप लोग खुद ही कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, सोशल गैदरिंग तो चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, इतनी भीड़ में कहाँ तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। देखिए, आप हमें टारगेट कर रहे हैं, आप बंगाल मैं टारगेट, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, मास्क तो लगा ही सकते थे। मैं तो खड़ी हूँ सर आपके साथ, महंगाई चरम पर है। मैं तो कितनी बार प्रदीप भटनागर जी को कह चुकी हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्यों पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर रहे? पर मैं एक लॉजिकल बात पूछ रही हूँ सर, ये तो आप कर ही सकते थे। मैं उसका लॉजिकल जवाब ही दे रहा हूँ कि भाई बंगाल चुनाव को भूल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिना मास्क के घूम रहे और लाखों की भीड़ में घूम रहे थे। शायद आप पहली बार सुने सर मेरे साथ, नहीं तो आपको याद होता कि उस समय भी मैंने ये सवाल उठाया था। जनता के लिए छोटा सा प्रदर्शन हम कर रहे हैं, उसमें कुछ लोगों से भूल चूक हो गई है, तो ऐसा होता रहता है। ऐसे तो पुलिस वाले भी वहाँ थे, प्रशासन के लोग भी वहाँ थे, वो समय आने पर कार्रवाई करेंगे अगर ऐसी कोई गलती हुई है। और हम लोग जो है अपना जितना छोटे हमने प्रदर्शन किए हैं, हमने पूरा कोरोना का पूरा उसमें ध्यान रखा है। और जनता के प्रदर्शनों करने के लिए छोटी मोटी कोई घटनाएं होती हैं तो उसके लिए हम जनता से क्षमा मांगेंगे, और हम जो है पूरा इसके लिए आंदोलन और प्रदर्शन लगातार हमारे जारी रहेंगे। बताइए प्रदीप भटनागर जी, लूट मचा रखी है आप लोगों ने सरासर। देखिए, ये जो वैसे बोल रहे हैं, मैं इनको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूँ, और इन्हें वक्तव्य नहीं पता जिनका परिवार होता है। शायद ये लगता है मोदी जी के परिवार के बारे में नहीं जानते उनके भाई और भतीजे हैं या नहीं है। ये अखिलेश परिवार नहीं है, आदरणीय मुलायम सिंह जी का परिवार नहीं है, आदरणीय राम गोपाल जी का परिवार नहीं है जो 7 स्टार होटल बनवा रहे हो। ये आदरणीय अखिलेश जी, ये वो परिवार नहीं है कि टोटे निकाल के ले जाए और टाइलें तोड़ के चले जाए, स्विमिंग पूल में इटली टाइल मंगवा के लगवाई जाए, उसे तोड़ जाए। सरकारी धरोहर को संभाल के रखा जाए, तोड़ा नहीं जाता। अगर आपको प्रदेश के जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, ये नहीं है आप उनके पैसे का दुरुपयोग करके जाए। आप इतने बड़े नेता और इतने बड़े संज्ञाकारी, आपने मुझे जितना ज्ञान दिया, आप नेता बन के बता दीजिए आपने क्या आंदोलन करके आपने सरकार को दिखाया, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आप नोएडा के विषय में आपने इतनी चीजें बता दी कि रोज 7 मर्डर हो रहे हैं, 8 मर्डर हो रहे हैं, आपने इतनी मुझे गिनती गिनाई। आप बता सकते हैं आपने उनके जनता के लिए क्या किया? आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? आपने बिल्कुल आपने सरकार को पूरा करप्ट दिखाया आपने भी बोल के। अरे भाई, अपनी भी संज्ञान बता दीजिए, आपने कितने लाखों करोड़ों जमीनें घोटालों में आप सम्मिलित थे, आप प्रदेश को कैसे छोड़ गए थे, वो नहीं बताएंगे आप? तभी तो वो चले गए सर सत्ता से बाहर। अब ये मसले वो आपके लिए उठा रहे हैं, तो अब यहाँ तो आपको सबक लेने की जरूरत है कि महंगाई का मुद्दा कितना आने वाले समय में हावी हो जाएगा। ठाकुर साहब, पल्लवी जी, यही तो कहना चाहता हूँ कि ये गुंडे बदमाश बैठ के दूसरे को ज्ञान ना दें, अपना ज्ञान अपनी पोटली में बांध के रखें और अपने परिवार को देखें। अखिलेश जी अपने परिवार, चलिए वो तो खैर यूपी की जनता बता ही देगी सर कि वो किसे कितना पसंद कर रही है, इनके प्रदर्शन काम आते हैं या फिर आपके वादे काम आते हैं। ये तो ज्यादा वक्त रहा नहीं है, देख ही लेंगे कि क्या कुछ होता है यूपी में। फिलहाल समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जो। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असरता।